आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश में यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हैं, वंडरफुल वेस्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वंस एक बार की बात है, द महाराजा ऑफ त्रवणकोर, जो महाराजा थे त्रवणकोर के, ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। उन्होंने अपने महल में एक ग्रैंड डिनर मतलब कि महाभोज कराने का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून मतलब कि जिस रात महाभोज होना था उसकी दोपहर में, बिफोर द डिनर, डिनर यानी कि रात के खाने से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस। महाराजा जो राजा थे वो किचन यानी रसोई घर में गए ताकि उन पकवानों का मुआयना कर सके जो कि फीस्ट यानी कि दावत के लिए बनने हैं। दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट मतलब वो उन पकवानों का, उन डिशेस का मुआयना करने के लिए किचन में गए जो कि उस रात की दावत के लिए बन रहे थे। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook। मतलब जो राजा थे उन्होंने कुक जो बावर्ची था उससे ये पूछा कि तुम बची कुची उन सब्जियों से, मतलब जो सब्जियों के कटे पिटे टुकड़े बचे हैं, तुम उनसे क्या करने वाले हो। पॉइंटिंग टू दी बास्केट ऑफ दिस स्क्रैप नियर दी कुक। और ये बात उन्होंने कुक यानी कि बावर्ची के पास रखी हुई एक टोकरी जिसमें कि कटी हुई और बची कुची सब्जियां रखी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। द कुक्ड रिप्लाइड। राजा की बात सुनकर जो कुक यानी कि बावर्ची था उसने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, वो बेकार है। वी विल थ्रो देम अवे, हम उन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। राजा ने ये सुन के ये कहा कि तुम इतने सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, मतलब सब्जी के इन टुकड़ों को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज देम, उनको इस्तेमाल करने का कोई तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। जो राजा थे उन्होंने बहुत जोर देते हुए आदेश दिया और वहां से वो चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स। अब राजा की बात सुनकर जो कुक था, जो बावर्ची था, वो अब फिक्स यानी कि परेशानी में आ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और फिर वो जो सब्जियों का कटा पिटा ढेर था, जो सब्जियों के टुकड़े थे, उनको कुछ देर तक घूरता रहा। सडनली एकदम से एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। इसके दिमाग में एक उपाय आया। ही टुक ऑल दी वेजिटेबल बिट्स। उसने सारे के सारे जो सब्जियों के टुकड़े थे उनको लिया। वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसके बाद उन्होंने उसे अच्छे से धोया और साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने लंबी लंबी स्ट्रिप्स मतलब लंबे लंबे टुकड़ों में उसे काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट। फिर उसने उसे एक बड़े से बर्तन में रखा। एंड प्लेस इट ऑन दी फायर टू कुक। और फिर उसने उस बर्तन को आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट उसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद उसने कुछ ताजे कोकोनट यानी कि ताजे नारियल, हरी मिर्ची और लहसुन को साथ में लिया और उसको ग्राउंड यानी कि पीस दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और फिर उस पकती हुई सब्जी में उसने उस पेस्ट को मिला दिया और साथ ही में कुछ नमक भी मिला दिया। ए टेम्पटिंग स्मेल, टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, एक ऐसी खुशबू जो कि बहुत ही मनमोहक हो। तो वही कह रहा है, ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। मतलब उस बर्तन में से एक बहुत ही मनमोहक, मतलब मन को मोह लेने वाली बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई। नाउ
ही whipped some curd and added it to the curry. उसके बाद में उसने थोड़ा सा दही लिया और उसको करी में, मतलब जो रसेदार उसने डिश बनाई थी, उसमें मिला दिया. He also poured a few spoonful of coconut oil. उसके बाद उसने उसमें कुछ चम्मच नारियल का तेल भी डाल दिया. And decorated the dish with curry leaves. और फिर करी पत्ते से उस डिश यानी उस पकवान को सजा दिया. Lo and behold, लो अब तैयार थी. The new dish was ready. अब जो नया पकवान था वो अब तैयार हो गया था. The cook served this new dish to the guests that evening. उस शाम जो बावर्ची था उसने इस नए पकवान को मेहमानों को परोसा. Everyone was eager to know the name of the new dish. हर कोई उस नई डिश के नाम जानने के लिए बड़ा बेसब्र था, बड़ा उत्सुक था. The cook thought and thought. जो बावर्ची था वो थोड़ी देर सोचता रहा और सोचता रहा. Then a name came to his mind. तभी उसके दिमाग में एक नाम आया. He named it अवेल. उसने उस डिश को अवेल का नाम दिया. अवेल become famous all over the केरला. जो अवेल थी अब वो पूरे केरला में मशहूर हो गई. And is now one of the dish in a traditional Kerala feast. और अब केरला के पारंपरिक दावत में ये एक डिश, एक खास पकवान बन चुकी है. And imagine, और कल्पना करिए, it all come from a basket of waste. कि ये सब एक टोकरी भर के बर्बाद सब्जियों में से निकला है. मतलब जो अवेल है वो तकरीबन फेंकी गई सब्जियों में से बनाई गई थी. तो ये तो था हमारा ये पूरा चैप्टर. आइए मैं इसका एक पूरा ओवरव्यू देता हूं आपको. तो देखिए, स्टोरी शुरू होती है एक राजा से. ये राजा हैं त्रवंतकोर के. ये एक दिन आदेश देते हैं अपने पैलेस यानी कि अपने महल में कि मेरे महल में रात के खाने के लिए महाभोज होगा. इनका आदेश के बाद में सब लोग खाना बनाने लग जाते हैं. जिस रात ये महाभोज होना था उस रात जो महाराजा हैं वो किचन के अंदर, मतलब रसोई घर के अंदर आते हैं मुआयना करने के लिए उन पकवानों का जो कि उस रात दिए जाने वाले थे खाने में. तभी उनकी जो नज़र है वो पड़ती है एक टोकरी पर. और उस टोकरी में काफ़ी सारी सब्जियों के कटे पिटे छोटे हुए हिस्से रखे हुए थे जिनको कि फेंका जाना था. राजा उनको देखकर बोलते हैं कि तुम इनका क्या करोगे. तो जो बावर्ची है वो जवाब देता है कि महाराज, हम इसको फेंक देंगे, ये वेस्ट है. ये सुन के राजा कहते हैं कि नहीं, तुमको इनको फेंकना नहीं है, कोई तरीका ढूंढो इन सबको इस्तेमाल करने का. राजा का आदेश सुन के जो बावर्ची है, जो कुक है, वो अब फिक्स यानी कि परेशानी में पड़ जाता है. वो कुछ देर तक सब्जी को घूरता रहता है. तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है. वो क्या करता है कि उन सब्जियों के टुकड़ों को लेता है, उनको धोता है, साफ करता है, लंबे लंबे टुकड़ों में उन्हें काट देता है. फिर एक ह्यूज पॉट यानी कि बड़े से बर्तन में रख के उन्हें आग के ऊपर पकने के लिए चढ़ा देता है. उसके बाद वो उसमें कुछ ताजे नारियल, हरी मिर्च और गार्लिक यानी कि लहसुन को साथ में पीस के और नमक मिला के डाल देता है. ये सब करने के बाद में उस बर्तन में से बहुत ही मनमोहक यानी कि टेम्पटिंग स्मेल आने लग जाती है. उसके बाद वो उसमें कुछ दही भी मिला देता है और फिर तैयार हुई करी में वो करी पत्ते से उसको सजा देता है, मतलब ऊपर से करी पत्ता डाल देता है. अब उसकी नई डिश बनके तैयार हो गई. रात के भोजन में जो बावर्ची है वो उस नई डिश को सबके सामने पेश करता है. सबको वो नई डिश बहुत पसंद आती है और सब उससे उसका नाम पूछते हैं. तो कुछ देर सोचने के बाद में जो बावर्ची है वो इस नई डिश को नाम देता है अवेल. अब ये जो अवेल है वो पूरे केरला में फेमस हो चुकी है और केरला का जो पारंपरिक भोज है उसमें अवेल एक प्रमुख डिश की तरह इस्तेमाल की जाती है. और ये सब कुछ, मतलब इतनी शानदार डिश एक टोकरी जो कि बर्बाद सामान की थी, जो कि फेंके जाने वाली सब्जियों की थी, उससे बनी है. तो ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की मीनिंग. आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं. रीडिंग इज फन. व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर. मतलब ये है कि जो पैलेस यानी कि जो महल था उसमें ये सारे प्रिपरेशन, ये सारी तैयारियां क्यों हो रही थी. तो इसका आंसर होगा द प्रिपरेशन वर मेड फॉर द डिनर. अच्छा, यहाँ पे एक काम करो, ये डिनर को काट के यहाँ पे लिख दो द प्रिपरेशंस वर मेड फॉर द ग्रैंड फीस्ट ऑर्डर्ड बाय द किंग हिमसेल्फ. मतलब ये है कि जो तैयारियां थी वो एक ग्रैंड फीस्ट यानी कि एक महाभोज के लिए हो रही थी
जिसका आदेश स्वयं राजा ने दिया था। तो यहाँ पे लिख लो द प्रिपरेशंस वर मेड फॉर द रहन देना, फॉर मेड फॉर द डिनर को काट के यहाँ पे लिख दो ग्रैंड फीस्ट दैट वॉज ऑर्डर्ड, एक सेकेंड, इसको काट लो, यहां से लिख लो आप लोग, ऑर्डर्ड बाय द किंग हिमसेल्फ, ठीक है। यहां पे ये लिख लो, ये डिनर को काट के आप यहां पे ये लिख लेना पूरा, ये डिनर यहां थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा डिटेल में इसका आंसर लिख लीजिए। अगला है वाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। मतलब ये है कि जो राजा था वो दोपहर को क्यों गया था बावर्ची खाने यानी कि किचन के अंदर। तो देखो वो किचन यानी कि रसोई घर के अंदर इसलिए गया था क्योंकि वो सर्वे करना चाहता था उन डिशेस का, उन पकवानों का जो कि उस रात भोज यानी कि फिस्ट में दिए जाने थे। तो इसका आंसर होगा द महाराजा वेंट इनटू द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द डिनर। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। मतलब ये है जो कटी पिटी और बची हुई सब्जी थी उसके साथ में बावर्ची क्या करने वाला था या फिर क्या करने का उसका उपाय था। तो इसका आंसर होगा कि बावर्ची जो था वो उस सब्जी को फेंकने वाला था। वो तो राजा ने आके कहा था ना कि इसका इस्तेमाल करो, तभी तो उसने नई डिश बनाई थी। नहीं तो अगर राजा आके नहीं बोलता कि बेटा इसका इस्तेमाल करो तो वो तो फेंक देता, वो सबकी सब्जी फेंक देता। तो इसका आंसर होगा द कुक प्लान टू थ्रो द वेजिटेबल स्क्रैप्स। मतलब ये है कि जो वेजिटेबल स्क्रैप यानी कि सब्जी जो बची कुची थी उसको जो कुक था वो फेंकने वाला था। अब इसमें अगला है इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। मतलब जो सामग्री है वो चीजें होती हैं जो कि एक डिश यानी कि पकवान को बनाने में लगती हैं। सर्कल द इंग्रेडिएंट ऑफ अवेल इन दी बॉक्स बिलो। मतलब नीचे एक बॉक्स दिया है, आपको उसमें जो इंग्रेडिएंट दिए हैं उन पे सर्कल करना है। तो चलिए सर्कल करने के लिए जिसमें मैंने आंसर नहीं किया उस पे चलते हैं, इस पे मैं आपको बताता हूं, इसमें अच्छे समझ जाओगे। तो देखो अवेल को बनाने की शुरुआत किससे हुई थी? वेजिटेबल स्क्रैप से, जो बची हुई सब्जी थी उससे थी। उस बची हुई सब्जी को कहाँ रखा गया था? उसको डाला था उसने पॉट यानी कि एक बड़े से बर्तन में। फिर बर्तन में डालने के बाद में बावर्ची ने ग्रीन चिली, कोकोनट और गार्लिक का पेस्ट बनाया था, करेक्ट। और फिर उसमें इसने नमक भी डाला था, लेकिन यहाँ सॉल्ट नहीं लिखा है तो हम सॉल्ट को सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद में उसने उसमें कर्ड यानी कि दही डाला था, और दही डालने के बाद में उसने उसको आखिरी में करी लीफ से डेकोरेट कर दिया था। तो ये है हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट अवेल में लगे हुए, और ये है रिटर्न में वो सब के सब। इसमें अगला है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मतलब नीचे हमारे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको बताने हैं कि वो ट्रू यानी कि सही है या फिर फॉल्स यानी कि गलत है। तो पहला है द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन दी पैलेस। जो राजा था उसने एक डिनर यानी कि रात के खाने का आदेश दिया था अपने पैलेस यानी कि अपने महल में। तो ये ट्रू होगा, मतलब कि ये होगा सही। क्यों सही होगा भाई? राजा ने चैप्टर के स्टार्ट में आदेश दिया था कि नहीं दिया था? उसने क्या कहा था कि मेरे दरबार में या फिर मेरे राज्य में, सॉरी मेरे महल में एक ग्रैंड फीस्ट होगी। इसका ऑर्डर उसने दिया था कि नहीं दिया था? तभी तो चैप्टर शुरू हुआ। तो इसका आंसर होगा ट्रू। अगला है नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवेल बिफोर। मतलब किसी ने भी उससे पहले अवेल के बारे में ना तो सुना ना चखा। इसका आंसर भी होगा ट्रू, क्योंकि जो बावर्ची था वो पहला इंसान था जिसने अवेल की खोज करी थी। तो अवेल की खोज क्योंकि बावर्ची ने करी है तो उस जश्न से पहले ना तो किसी ने अवेल के बारे में सुना होगा ना ही किसी ने उसको चखा होगा। तो ये भी है ट्रू। द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। मतलब ये है कि जो बची कुची सब्जी थी उससे जो बावर्ची था उसने एक अलग डिश बनाने का प्लान किया था। तो ये होगा फॉल्स। फॉल्स यानी कि गलत। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बावर्ची ने तो जो वेजिटेबल स्क्रैप थे, बचे कुछ सब्जी थी, उसको फेंकने का यानी कि थ्रो करने का प्लान किया था। उसने कभी उससे नई डिश बनाने का प्लान नहीं किया था।
बल्कि जो राजा था उसके आदेश पर बावर्ची ने नई डिश बनाने की कोशिश करी थी। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बावर्ची का शुरू से बचे कुची सब्जी से नई डिश बनाने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था। ये है रिटर्न में उनका आंसर। ए रेसिपी इज ए लिस्ट फॉर ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। मतलब ये है कि जो रेसिपी होती है वो एक सूची होती है जिसमें कि किस प्रकार से डिश बनानी है उस पे लिखा होता है। मतलब पूरे दिशांतर दिए जाते हैं कि किस तरीके से आपको डिश बनानी है। द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अ मील। मतलब ये है कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं जो कि सही क्रम में नहीं लगे हैं अवेल बनाने के लिए। नंबर देम इन दी करेक्ट ऑर्डर। अब आपको उनको सही ऑर्डर में नंबर करना है, मतलब बताना है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इसमें पहला लिखा हुआ है नंबर 1, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। मतलब जो सब्जी के छोटे हुए टुकड़े थे उनको साफ किया और मतलब धोया और साफ किया। अगला फिर बावर्ची ने क्या किया था, अगला उसने उसको लंबे लंबे स्ट्रिप में काट दिया था। ठीक है, कट दी वेजिटेबल स्क्रैप इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद में उसने उसमें कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक को ग्राइंड यानी कि मिलाया था। फिर उसने उसमें कुछ कर्ड यानी कि दही मिलाया था। ठीक, उसके बाद फिर उसने पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, मतलब उसके ऊपर उसने कुछ कोकोनट ऑयल डाला था। और आखिरी में उसने उसको करी पत्ते से सजा दिया था, मतलब ऊपर से करी पत्ता डाल दिया था। और लो हो गई आपकी अवेल रेडी। तो ये है हमारा सही ऑर्डर। ठीक है, ये है सही ऑर्डर। देखो, अब तक इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते भले आपको कुछ समझ में आया हो चाहे ना आया हो, आपको ये जो डिश है ना केरला की अवेल, इसको बनाना जरूर आ गया होगा। अब जब आपको सीख ही लिए हो, मतलब आप लोग सीख ही लिए हो अवेल को बनाना, तो अगर आपके घर में सारा सामान है अवेल बनाने भर का, तो एक बार अपने घर में ये अवेल बनाने का ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना, फिर टेस्ट करके मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनाई आपने। ठीक, अगला है गिवन इन दी बॉक्स आर सम थिंग्स। मतलब नीचे हमारे डिब्बे में कुछ चीजें दी हुई हैं दैट चिल्ड्रंस डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल, जो कि बच्चे करते हैं विद्यालय यानी स्कूल से घर जाने के बाद। चूज 5 थिंग्स यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल, राइट देम इन दी ऑर्डर। मतलब आपको कोई 5 चीजें चुननी है नीचे डिब्बे में जो कि आप स्कूल से घर जाने के बाद में करते हो। तो देखो, मैं आपको वो 5 चीजें बता देता हूं जो कि मैं किया करता था। सबसे पहले तो मैं अपना बैग अलग रख देता था, पुट अवे दी बैग, नंबर 1। ठीक, उसके बाद चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, मतलब कि स्कूल यूनिफॉर्म को चेंज करता था, नंबर 2। फिर हाथ मुंह धो लेता था, नंबर 3। उसके बाद में लंच कर लेता था, नंबर 4। और फिर कुछ देर टीवी देख लेता था, नंबर 5। तो ये तो वो 5 चीजें हैं जो कि मैं करता था। लेकिन क्या इसमें लिखा हुआ है कि आपको वो चीजें लिखनी है जो कि आपका टीचर करता है? नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसमें वो चीजें लिखनी है जो कि आप करते हो। तो आप घर जाके क्या करते हो? पहले घर जाके यूनिफॉर्म बदलते हो या फिर डायरेक्ट खेलने चले जाते हो? तो जो कुछ भी आप करते हो वो आप इसमें नंबर के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक, ये पूरे इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, जो अच्छे लगे वो चुन लो। इसके बाद में है लेट्स टॉक। द महाराजा वॉज ए वाइज मैन। मतलब जो महाराजा था वो अकलमंद व्यक्ति था। एंड ऑर्डर द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। और उसने इसीलिए जो बावर्ची था उसको आदेश दिया कि जो वेजिटेबल स्क्रैप, मतलब जो कटी हुई और बची हुई सब्जी है, वो उसका इस्तेमाल करे, उससे कुछ पकाए, ना कि उसको फेंक दे। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। अब आपको कुछ चीजों के नाम लिखने हैं जो कि आपके घर या फिर स्कूल में फेंक दिए जाते हैं, इस्तेमाल में नहीं लिए जाते हैं। सिट इन द ग्रुप ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वे इन विच दे कैन मेड यूजफुल। अब आपको 4 बच्चों के समूह में बैठना है और ये सोचना है, मतलब ये क्या, उन रास्तों के बारे में या उन तरीकों के बारे में सोचना है जिससे कि आप उन चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हो जो कि आपके स्कूल या फिर घर में फेंके जाते हैं। पुट अप योर फाइंडिंग ऑन दी क्लास बोर्ड। और आपकी जो भी फाइंडिंग्स है उसको आप क्लास बोर्ड पे लिखिए। भले आपको क्लास बोर्ड में लिखने को ना मिले, लेकिन तब भी एक बार सोचो कि भैया हमारे घर में क्या क्या चीजें फेंकी जाती हैं। मान लो आपके घर में पन्नी अन्नी कुछ फेंकी जा रही है, ठीक है, कोई फल वल फेंके जा रहे हैं या फिर किसी के छिक्कल इक्कल फेंके जा रहे हैं, तो सोचो उनका क्या हो सकता है। मान लो छिक्कल हो गए सब्जी के, तो छिक्कल को तो आप कहीं आपका पेड़ वेड़ लगाए घर में,
उस पेड़ के पास डाल दो, चिकल विकल सड़वड़ के खाद बन जाएगी, पेड़ का फायदा हो जाएगा। पन्नी है तो पन्नी का 2-3 बार आप यूज कर लीजिए, नहीं तो जो कचरा वाला आता है वहीं फेंकिए, ऐसे नहीं कहीं खुले में फेंक दिया। ठीक है, आप कई सारी चीजें कर सकते हो, अपने हिसाब से आपको बताना है कि आप क्या क्या करोगे अगर आपको ये सब चीजें मिल जाती हैं। अब इसके बाद में अगला है पेयर वर्ड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको थोड़ा टफ जरूर लगेगा लेकिन है ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एक से ज्यादा मतलब होता है। ऐसा कौन सा वर्ड है? ऐसा वर्ड आपको इस चैप्टर में मिला है। एक सेकेंड, अभी मैं आपको इस चैप्टर का ऐसा ही एक वर्ड बताता हूं। कहाँ गया? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? हाँ, ये रहा वो चीज। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है ग्राउंड। अब ग्राउंड का मतलब हमको पता है, ये तो होता है जमीन, मतलब जमीन जिसपे हम लोग चल रहे हैं वो वाला ग्राउंड। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड का मतलब जमीन नहीं है, ना ना ना। यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है ग्राइंड करना। ग्राइंड करना इन दी सेंस मिलाना, पीसना, कई सारी चीजों को साथ में रख के पीस कर मिलाना, उसको हम कहते हैं ग्राउंड। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राउंड का एक से ज्यादा तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा तरीके से मीनिंग निकल ली कि नहीं निकल ली है। वैसे ही इन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं आपको हमारे अगले क्वेश्चन में। इन्होंने इसमें ये कहा है कि कई सारे आपको वर्ड दिए रखे हैं, उसके आपको एक से ज्यादा मीनिंग देनी है। मीनिंग कैसी देनी है? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए उन्होंने एक वर्ड ले लिया जिसका मतलब है पॉइंट। ठीक, तो पॉइंट की इन्होंने दो मीनिंग दी। पहला मीनिंग था नाउन। नाउन मतलब, नाउन आपको पता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन हम उन शब्दों को कहते हैं जो कि किसी का नाम हो। तो अगर हम पॉइंट एज ए नाम की बात कर रहे हैं तो पॉइंट नाम कहां इस्तेमाल होता है? गेम खेलते हुए कहते नहीं हो मैंने 50 पॉइंट किए, मैंने 100 पॉइंट किए, तो नाम ही तो हुआ ना वाला पाउंड, सॉरी पॉइंट। उसके बाद फुल स्टॉप, जैसे कि ये हमारा चल रहा है सेंटेंस, यहाँ फुल स्टॉप इस्तेमाल है कि नहीं? फुल स्टॉप, ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा नाउन हो गया। और साथ ही में आप ऐसे लिखते हो 2.7, तो इसमें जो पॉइंट है ये भी तो नाम हो गया, ये है हमारा डेसिमल। ठीक, तो ये था नाउन। अब है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, मतलब कि काम में इन वर्ड्स का कैसे यूज किया जाता है। तो अगर हम कहते हैं पॉइंट तो इसका मतलब है कि आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो। ठीक है, हमारे चैप्टर में भी थी कि नहीं थी? पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी बास्केट, मतलब जो टोकरी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए राजा ने बोला था कि नहीं बोला था? ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड दी मीनिंग वर्ड, मतलब मैं मीनिंग वर्ड की तरफ इशारा कर रहा हूं। या फिर मैं यहां कहता हूं रवि इज पॉइंटिंग टूवर्ड दी कैंडी, यानी कि जो रवि है वो कैंडी की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हो जाएगा वर्ब। इसी तरीके से हमारे नीचे कुछ वर्ड दिए हैं और आपको उनके मतलब लिखने हैं। जैसे कि पहला वर्ड है ग्राउंड। तो देखो ग्राउंड का तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था ना। पहले ग्राउंड का मतलब होता है लैंड यानी कि जमीन, और दूसरे ग्राउंड का मतलब होता है ग्राइंड करना, मतलब चीजों को आपस में मिलाना। वैसे यहाँ पे मैंने इमोबिलाइज भी लिखा है, क्योंकि ग्राउंड का मतलब ये भी होता है किसी चीज को स्थिर कर देना, मतलब किसी चीज को बांध देना कि वो हिले ना। ठीक है, तो इमोबिलाइज भी मतलब होता है हमारे वर्ब के हिसाब से, क्योंकि ये काम हुआ। अगला है सर्वे। तो सर्वे को अगर हम लोग नाउन मतलब नाम की तरीके से लेते हैं तो इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र को एग्जामिन करना, मतलब किसी क्षेत्र की जांच करना, उसका नक्शा यानी कि मैप बनाने के लिए। ठीक, और दूसरा वर्ब यानी कि काम वाले सर्वे का मतलब होता है कि किसी चीज को ध्यान से देखना। राजा क्या करने गया था? राजा सर्वे करने गया था। कौन सा वाला सर्वे करने गया था? जो पकवान रात रात के खाने में मिलने थे उनको ध्यान से देखने गया था। तो राजा वाला ये दूसरे नंबर वाला है। ठीक है, ये दूसरे नंबर वाला मीनिंग है राजा के लिए। अगला है स्क्रैप। स्क्रैप यानी कि जो सब्जी के बचे हुए टुकड़े थे उसको हम कहते हैं स्क्रैप। तो नाउन अगर हम नाम के तौर पे इसको देखते हैं तो स्क्रैप का मतलब होगा बची खुची चीजें या फिर बचे खुचे टुकड़े। ठीक, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम क्रिया के तौर पे यानी काम के तौर पे स्क्रैप को देखते हैं तो इसका मतलब है वो बची कुची चीजें जिनको कि फेंका जाना है, जिनको कि फेंका जाना हो। फेंका जाना काम है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा वर्ब। इसी तरीके से अगला है स्टर्नली। तो स्टर्नली मैंने क्या कहा था? जोर देके, स्ट्रिक्टली। तो राजा ने स्ट्रिक्ट होकर यानी कि जोर देकर आदेश दिया था कि नहीं दिया था? तो नाउन होगा इसका स्ट्रिक्ट, मतलब कि जोर देकर या फिर कठोरता से बोलना कि नहीं तुम्हें काम करना है। और वर्ब यानी कि क्रिया के लिए सेवरली सिंपल। ठीक, अगला है इसमें टेम्पटिंग। तो टेम्पटिंग का मतलब क्या है? टेम्पटिंग का मतलब है हाईली अट्रैक्टिव, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही आकर्षित हो। पॉट में से कैसी स्मेल आ रही थी? टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी। टेम्पटिंग स्मेल यानी कि बहुत ही आकर्षित स्मेल आ रही थी कि नहीं आ रही थी? और इसमें वर्ब यानी कि क्रिया क्या होगी? तो देखो टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। ठीक,
लेकिन मैं कह दूं कि वो जो स्मेल थी वो मुझे उस पॉट की तरफ टेम्प्ट कर रही थी, मतलब मुझे उस पॉट की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी कि मैं उस पॉट की तरफ जाऊं, आकर्षित कर रही थी, मतलब कि क्रिया यानी कि काम हो रहा था। तो पहले वाले टेम्पटिंग का मतलब होगा नाउन में हाईली अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षक, और दूसरे वाले वर्ब का इसमें मीनिंग होगा टू अट्रैक्ट, मतलब किसी चीज को आकर्षित करना। तो ये तो थे इसके अलग अलग मीनिंग। अब देखो, मुझे पता है इनमें से कईयों की मीनिंग आपको समझ में नहीं आई होगी, अब आपको समझ में भी आएगी भी नहीं। ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ते नहीं हो, मतलब आपको पता नहीं है कि कौन से वर्ड का कहाँ पे इस्तेमाल होना है। क्योंकि क्या है, कई वर्डों का हम लोग कई अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ग्राउंड ही वर्ड हमने ले लिया था, तो ग्राउंड के हमने कितने सारे मीनिंग देखे। एक ग्राउंड जमीन, दूसरा ग्राउंड स्थिर करना मतलब इमोबिलाइज करना, तीसरा ग्राउंड किसी चीज को मिला देना, ग्राइंड कर देना। काफी सारे मीनिंग निकले कि नहीं निकले, और सभी में अलग अलग काम हो रहा है। पहले में नाम है, दूसरे में काम है, समझ गए। अब इसी में अगला है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग और ड्रॉपिंग ए फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। मतलब ये है कि आपको नीचे जो रूट वर्ड दिए हैं इनमें नए वर्ड्स मतलब नए शब्द बनाने होंगे, इनमें कुछ चीजों को बढ़ाकर या कुछ चीजों को हटाकर, ठीक है। और अब ये कह रहे हैं कि सम आर डन फॉर यू, मतलब नीचे कुछ आपके लिए किए गए हैं। तो चलो नए वर्ड बना लेते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा पाउंड। अब अगर हम लोग पाउंड में ईडी लगा देते हैं तो ये एक नया वर्ड बन जाएगा जो कि होगा पाउंडेड। तो यहां नीचे लिख दो पाउंडेड, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग पाउंड में POUND लगा देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाएगा जो कि हो जाएगा पाउंडिंग। ये भी एक नया वर्ड है, इसको भी यहां नीचे लिख दो। अगला है ट्राई। अब देखिए, ट्राई में इन्होंने ईडी लगा के और वाई की जगह आई लगा के एक नया वर्ड बना दिया है। देखो क्या होता है कि कई बार जब वाई आया हो, कहीं पर वाई आया हो और हमें उसको हटा के उसकी जगह पे ईडी या ING लगाना है, तो हम उसमें वाई को हटा देते हैं, जो वाई है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे आई लगा देते हैं, ठीक। आई लगा देते हैं और आई लगाने के बाद में जो भी वर्ड है इसकी ईडी है तो ईडी लिख देते हैं, जिससे कि नया वर्ड बन जाता है। या फिर अगर मान लो हमारा एक वर्ड आया है जिसमें आखिरी में वाई आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ वाई हटाना पड़े और कुछ ऊपर से नहीं लगाना पड़े। यहां पे क्या था, ट्राई था, ट्राई में वाई को हटा के यहाँ आई लगा दिया और ईडी जोड़ दिया, नया वर्ड बन गया। इसी तरीके से हमने फिर से रूट वर्ड लिया ट्राई और उसमें ING लगा के उसको ट्राइंग बना दिया। क्या बना दिया, ट्राइंग बना दिया, ठीक है। और इसके बाद में देखो ट्रायर, मतलब इस तरीके से ट्रायर, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ एक्स्ट्रा ई लग गया, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है। और ना ही ट्राइएस्ट होता है, ना ही ऐसा कोई ट्राइएस्ट वर्ड होता है, ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक। तो इसीलिए ये दोनों की जगह खाली है। इसी तरीके से लार्ज, तो लार्ज का लार्ज्ड कोई वर्ड नहीं होता है, लार्ज का ऐसे लार्ज्ड कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस लगा है। इसी तरीके से लार्जिंग, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा है। हाँ, ER इसमें हम लगा के इसको लार्जर और EST लगा के हम इसको लार्जेस्ट जरूर कर सकते हैं। इसमें देखो क्या किया है, इसमें इन्होंने जो आखिरी का ई था उसको हटा के ER और EST लगा दिया। क्यों, क्योंकि उन्हें डबल ई नहीं लगाना था, ये इसकी सही स्पेलिंग होती है। अगला है न्यू। तो देखो न्यूड और न्यूइंग ऐसे कोई वर्ड नहीं होते हैं। हाँ, न्यूअर और न्यूएस्ट ऐसे वर्ड होते हैं, इसलिए इन्होंने बना दिए। अब इसके बाद अगला है टेस्टी। तो देखो टेस्टी के 3 वर्ड बने हुए, कौन कौन से वर्ड बने हैं, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर। अब आखिरी में हमको इसमें EST लगाना है, तो क्या चीज बदल रही है, TAST, ये सेम रह रहा है, बाकी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसमें भी TAST ये सेम है, बाकी बदला है, इसमें भी वही चीज है। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, TAST वही रखेंगे और आखिरी में हम इसमें आई जोड़ के EST लगा देंगे, क्योंकि आखिरी में क्या था, वाई था, मैंने आपको कहा था कुछ जगहों पे हम वाई को हटा के आई लगाते हैं, ठीक। इसी तरीके से अगला हो जाएगा वाइस। वाइस माने अकलमंद। तो वाइस का वाइज्ड कुछ नहीं होता, वाइसिंग भी नहीं होता, हाँ वाइजर होता है और वाइजेस्ट होता है, तो ये हमने इसको बना दिया। इसी तरीके से स्टेयर यानी कि घूरना, तो स्टेयर्ड यानी कि घूरता रहना या फिर घूरता, और स्टेयरिंग यानी घूरते रहना, ये तो वर्ड होते हैं, लेकिन स्टेयरर और स्टेयरस्ट ऐसे कोई वर्ड नहीं होते हैं। इसके बाद में आखिरी वर्ड है क्लीन। तो देखो
क्लीन के पीछे अगर आप ईडी लगा दोगे तो ये हो जाएगा क्लीन्ड, उसके पीछे आईएनजी लगा दोगे ये हो जाएगा क्लीनिंग, उसके पीछे ईआर लगा दोगे हो जाएगा क्लीनर, और अगर उसके पीछे आप ईएसटी लगा देते हो तो ये हो जाएगा क्लीनेस्ट। तो क्लीन हमारा एक ऐसा वर्ड है और टेस्टी हमारा इसमें मतलब इस पूरे में एक ऐसा वर्ड है जो कि चारों नए वर्ड बना रहा है। और यही हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है डू एनी ऑफ दीज वर्ड यूज और 4 एंडिंग्स, मतलब क्या ऐसा कोई वर्ड है जो कि चारों अंत का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, टेस्टी कर रहा है और क्लीन कर रहा है, तो यहाँ पे वही लिख दो क्लीन और टेस्टी। अगला है इसमें नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, मतलब उस खाने का नाम बताओ जो कि आपके घर में बनता हो। कब कब बनता हो? फॉर फीस्ट एंड फेस्टिवल, मतलब आपके घर में कोई जश्न है या फिर कोई त्योहार है तब क्या क्या बनता है उनके नाम लिख दो। व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार हो तो आपके घर में क्या बनता है उसका नाम लिख दो। एवरीडे, हर दिन के खाने पे क्या बनता है उसका नाम लिख दो। शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, अब ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है इसको आप अपने दोस्त के साथ में बांटो। अवेल इज डिश मेड इन केरला, मतलब अवेल एक ऐसी डिश है जो कि केरला में बनती है। अब देखो यहाँ पे एक स्टेट का नाम आ रहा है जिसका नाम है केरला। अब मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन जाओ, उस पर डालो केरला और मैप में जाके उसको ढूंढो। तो चलो मैं हिंट देता हूं, ये मान लो हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का इस तरीके का एक मैप रहता है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है पर कोई बात नहीं, ऐसा मैप है। यहाँ पे एंड होगा और एंड के यहाँ साइड में आपको केरला मिलेगा, यहाँ साइड में आपको मिलेगा केरला, इस तरीके से ढूंढना मिल जाएगा आपको, ठीक। डू यू हैव ए सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम ए मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको आपके घर के किसी बड़े के पास जाना पड़ेगा जो कि घर में खाना बनाता हो। उसके पास जाइए और पूछिए कि क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई डिश या फिर ऐसा कोई पकवान बनता है जिसमें कि बहुत सारी सब्जियों को मिक्स यानी कि मिलाया जाता है। What is it called? उस डिश का क्या नाम है? जो भी नाम हो उसको यहाँ लिख दो। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट यूज टू मेक इट, और फिर उसको बनाने के लिए क्या सामग्री लगती है उसका नाम लिख दो। राइट डाउन द रेसिपी, और उसकी जो रेसिपी है, उसकी जो डिश की रेसिपी है उसको लिख दो। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक पिक्चर टू, मतलब ये है कि अब आपके जो क्लास बोर्ड है उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरी जो डिश है इसके बारे में लिखना होगा। आप चाहो तो उस डिश की पिक्चर यानी कि तस्वीर भी ड्रॉ यानी कि बना सकते हो। अब इसके बाद में इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी दी हुई है जो कि है बम्बू करी, जो कि हमारी एक डिश होती है बम्बू करी यानी बांस से बनी हुई करी, ये एक डिश है, उसके ऊपर एक कहानी है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। वन डे, एक दिन की बात है, द मदर इन लॉ ऑफ ए संथल, यानी कि जो संथल की सास, ब्राइड ग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड का यूज हो रहा है ब्राइड ग्रूम। ब्राइड का मतलब क्या होता है? ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, यानी कि ये किसके बात कर रहे हैं? ये जमाई की बात कर रहे हैं। जमाई इन दी सेंस, मान लो आपकी बेटी की शादी किसी व्यक्ति से हुई तो वो व्यक्ति आपका जमाई लगेगा, ठीक है, वो व्यक्ति आपका जमाई लगेगा, और उसकी जो पत्नी है उसकी माँ उसकी सास लगेगी, ठीक, ये रिश्ता होता है। तो वही कह रहे हैं, एक दिन जो संथल था वो अपनी सास के घर गया और उसकी सास ने उसके लिए एक बहुत स्पेशल खास डिश बनाई। दिस करी इज डिलीशियस, ये करी बहुत ही स्वादिष्ट है। व्हाट इज इट, ये किससे बनी है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, मतलब ये है कि जो संथल था उसने उस खास डिश को खाया, उसे बड़ी अच्छी लगी। उसने अपनी सास से पूछा कि सासू माँ ये बताइए कि जो डिश है ये किसकी बनी है। तो ये सुनने पे इसकी जो सास थी उसने बांस के जो बम्बू के बने हुए दरवाजे हैं उसकी तरफ इशारा किया, ठीक, उसकी तरफ इशारा कर दिया और कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, जब संथल घर से जा ही रहा था, मतलब अपनी सास के घर से जा ही रहा था, ही रिमेंबर दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज, तब उसको याद आया कि भाई मेरे गांव में तो कोई बम्बू यानी कि बांस है ही नहीं, अब मुझे अगर ये डिश खानी है तो मैं कैसे खाऊंगा? तो इसको एक उपाय आया। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज हाउस होम। तो उसने क्या किया कि वो जो बांस का दरवाजा जिसकी तरफ इनकी सास ने इशारा किया था, उसने क्या किया, उस दरवाजे को उखाड़ा और ले गया अपने साथ अपने घर उसका खाना बनाने के लिए। ऑन रीचिंग हिज विलेज, अपने गांव पे पहुंचने पर, ही टोल्ड हिज वाइफ,
मेक करी विद दिस बैम्बू डोर, उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो बांस का दरवाजा है, जो बंबू का दरवाजा है, इससे मेरे लिए करी बनाओ। सी वॉज शॉक्ड, ये सुन के अब भैया इनकी पत्नी चकित। हाउ कैन आई मेक अ करी आउट ऑफ बैम्बू डोर, उसने ये कहा कि मैं एक बांस के दरवाजे से भला करी कैसे बना सकती हूँ। कम, तो ये सुन के संथल कहता है आओ। आई विल हेल्प यू चॉपिंग अप दी बैम्बू, ही सेड, उसने कहा कि आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं इस बंबू को काट कर। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसके बाद उसकी पत्नी ने उस बंबू को यानी कि उस बांस को उबाला और वो उबालती गई। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, ही सेड, बाद में जब उसके पति ने उसको चखा तो उसने कहा इट्स टू हार्ड, ये बहुत सख्त है खाने के लिए। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुमको ये नहीं पता कि उसको पकाते कैसे हैं। His wife added more water and boiled it and boiled it. उसके बाद इसकी पत्नी ने उसमें और पानी डाला और फिर उसको उबालती गई। It is still too hard, I can't eat it. उसके पति ने ये कहा कि अब भी बहुत सख्त है, मैं उसको नहीं खा सकता। The in-laws come to visit the young couple that evening. उस शाम जो इन-लॉज थे, मतलब उसके जो सास ससुर थे, वो उस नए जोड़े से, मतलब वो उस जवान जोड़े से मिलने के लिए आए। They all laughed at his foolishness. वहां पर आकर वो दोनों इस संथल की मूर्खता पर खूब हंसे। The mother-in-law said, उसकी सास ने ये कहा, Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from the bamboo door? क्या तुमको ये नहीं पता कि जो करी थी वो बैम्बू शूट यानी कि बंबू के छोटे छोटे पौधों से बनी थी, ना कि बंबू के दरवाजे से। ठीक है, तो ये तो थी हमारी ये छोटी सी कहानी। अब इसके बाद में इसमें कुछ हमारे क्वेश्चन भी दिए हैं इस कहानी से जुड़े हुए, आइए उसके भी आंसर कर लेते हैं। लेट्स राइट, कंप्लीट दी सेंटेंस मीनिंगफुली, मतलब नीचे के जो सेंटेंस है उसको मतलब के साथ में पूरा करिए। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ, क्योंकि जो ब्राइडग्रूम था, मतलब जो दामाद था उनका, वो जो दरवाजा था सास ससुर के घर के दरवाजे को ले गया, क्योंकि वो बना था, किसका बना था, वो बना था बैम्बू का। किसका बना था, वो बना था बम्बू का। इसलिए तो लेके गया था कि नहीं गया था, क्योंकि उसके गांव में तो भैया बम्बू नहीं उगते थे। एंड देयर वाज नो बैम्बू, और कारण क्या था, क्योंकि उसके गांव में क्या नहीं उगते थे, बैम्बू। तो यहाँ आएगा विलेज, यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ आएगा विलेज। ठीक है, यहाँ लिख लो बैम्बू और नीचे लिख लो विलेज, विलेज। द bridegroom was unable to have bamboo curry in the end because जो bridegroom था, मतलब जो इनका जमाई था या फिर जो इनकी बेटी का पति था, उसको आखिरी में करी खाने को नहीं मिली। क्यों? बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू हार्ड टू ईट, क्योंकि जो बैम्बू था वो बहुत ज्यादा सख्त था खाने के लिए। इट वॉज टू हार्ड टू ईट, क्योंकि वो खाने के लिए बहुत ही सख्त था। और ये रहे उसके रिटर्न के आंसर्स। ठीक, अब इसमें अगला है वर्ड हंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, मतलब ये है कि आपको स्टोरी यानी कि कहानी से नीचे जो खाली जगह है उसको भरनी होगी। पहला है द ब्राइडग्रूम, यानी कि जो बेटी का पति था, वेंट टू विजिट हिज, जो ब्राइडग्रूम था वो अपनी किससे मिलने गया था, हालांकि वो गया था घर किसके, इन लॉज के, यानी कि सास ससुर के। लेकिन हमारी स्टोरी में इन लॉस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ यानी कि सास के घर। तो यहाँ पे हम भी लिखेंगे मदर इन लॉ। मदर इन लॉ पोयम में है तो यहाँ पे भी लिख दो मदर इन लॉ। इसके बाद में है द मदर इन लॉ पॉइंटेड, खाली जगह, फिर एक और खाली जगह, उसके बाद द बैम्बू डोर, मतलब जो इनकी मदर इन लॉ थी उन्होंने इशारा किया किसकी तरफ, बैम्बू डोर की तरफ। तो जब भी हम किसी चीज के ऊपर इशारा करने का काम करते हैं तो वहां पे हम एट लगाते हैं। अगर मैं कहीं पे लिखूं आई एम पॉइंटिंग एट दिस बॉटल, मतलब मैं इस बॉटल की तरफ इशारा कर रहा हूं, तो हम लोग एट लगाएंगे। इसके बाद में है पॉइंटेड, पॉइंटेड एट दी डोर। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक दा लिखा है तो दूसरा दा नहीं लिखेंगे, तो इसको काट दो। दी बैम्बू डोर, इसको ऐसे के ऐसे रहने दो। ठीक, अगला है ही स्टेड दी नाइट, खाली जगह, हिज इन लॉस, मतलब वो एक रात रुका था, किसके साथ रुका था, अपने सास ससुर के साथ। क्या रुका था, वो साथ में रुका था, तो यहां आएगा साथ यानी कि विथ। ही स्टेड द नाइट विथ हिज इन लॉस। इसके बाद है ही कैरिड दी बैग विथ हिम,
मतलब वो अपने साथ में क्या कैरी करके गया था, बैम्बू डोर। तो यहां लिख दो ही कैरीड द बैम्बू डोर, ही कैरीड द बैम्बू डोर बैक विथ हिम। ठीक है। द करी वॉज मेड फ्रॉम यानी कि जो करी थी वो किससे बनी थी, वो बनी थी एक बैम्बू शूट से। ठीक है, तो यहां आएगा फ्रॉम। अब इसके बाद में अगला और आखिरी है, वो है से अलाउड यानी तेजी से बोलिए। तो पहला वर्ड है इम्पेशेंट। यहां देखो ट्रांसलेशन भी लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, इम्पेशेंट ऐसे पढ़ सकते हैं। तो साथ में बोलो इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब कोई ऐसा जिसको कि सब्र ना हो, बहुत ही बेसब्र हो, तो उसको हम कहते हैं इम्पेशेंट। अगला है डिलीशियस यानी कि डिलीशियस स्वादिष्ट। फिर है बो आयल जिसको हम पढ़ते हैं बॉइल्ड यानी कि उबाला हुआ। फिर है चोपड़, चोपड़ नहीं है, यह है चॉप्ड यानी कि काटना। उसके बाद में है बैम और बू, बैम्बू का मतलब बांस। और आखिरी हमारा बी और गन, बिगेन मतलब कि शुरू करना। तो ये तो था हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।